भारत की राजनीति में क्या चल रहा है वो बताते हैं। लेकिन अगला विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। वर्ष 1881 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बड़ा मशहूर नाटक लिखा था जिसका नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। इसमें राजा चोरों के अपराध के लिए एक कोतवाल को फांसी की सजा सुना देता है, लेकिन कोतवाल की गर्दन छोटी थी और फांसी का फंदा ज्यादा बड़ा था, तो फांसी का फंदा फिट नहीं बैठ रहा था। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि ऐसे व्यक्ति को फांसी दे दी जाए जिसकी गर्दन में फांसी का फंदा फिट बैठता हो, और इसीलिए इसका नाम रखा अंधेर नगरी चौपट राजा। अब हम विश्लेषण शुरू करते हैं, और इस किस्से का अगले विश्लेषण से कोई संबंध नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 31वें दिन जेल में जाने के बाद हटाने वाले बिल को लेकर राहुल गांधी बेहद दुखी हैं। और देखिए बड़ी बात क्या है कि जब ये बिल बनाया गया, ये कानून जब अपनी एक शेप ले रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पहल करके ये कहा कि इसमें प्रधानमंत्री का नाम भी होना चाहिए। यानी अगर प्रधानमंत्री खुद भी गिरफ्तार हो जाए किसी अपराध में, ऐसे अपराध में जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा है, और 30 दिन तक अगर प्रधानमंत्री भी जेल में रह जाए, तो फिर उसे इस्तीफा देना होगा, और 31वें दिन अगर इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन उनका पद अपने आप चला जाएगा। और इस पूरे बिल में उन्होंने प्रधानमंत्री को भी शामिल किया है। लेकिन राहुल गांधी इससे बड़े नाराज हैं। राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश को पुराने जमाने में, मध्यकाल में धकेल कर ले जा रहे हैं, जब राजा का मूड ही कानून होता था और राजा के मूड के हिसाब से फैसले हुआ करते थे, और राजा अपने मूड के हिसाब से किसी को भी हटा सकता था। राजा का अगर मूड अच्छा है, राजा खुश है, तो वो कुछ फैसले ले सकता है। अगर राजा उस दिन दुखी है, नाराज है, तो वो कुछ और फैसले ले सकता है। ये इशारा कर रहे हैं राहुल गांधी कि भाई देखिए, अब तो ये पूरा देश राजा के मूड पर चलेगा। और वो कहते हैं कि इसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए व्यक्ति का अब कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। राजा को जिसका चेहरा पसंद नहीं आता था उसे वो गिरफ्तार करवा देता था, और राहुल गांधी राजा के यहां मूड की बात कर रहे हैं कि अब आगे भी यही होगा। राजा को जो पसंद नहीं आएगा उसे गिरफ्तार करवा लेंगे। और राहुल गांधी जो है ये सारी बातें करके कह रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र में तो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आज वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के 54 साल के शासन में गांधी परिवार के मूड स्विंग्स के बारे में बताना भूल गए। इसलिए आज जो हमारी खबर है, जो विश्लेषण है, ये गांधी परिवार के मूड के बारे में है, गांधी परिवार के मूड स्विंग्स के बारे में है। राहुल गांधी ने राजा के मूड की बात की है। आज हम आपको बताते हैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष पर जो गांधी परिवार बैठा है उसके मूड के बारे में बताते हैं कि उसका मूड कब कब कैसे कैसे बदल जाता है, और ये मूड स्विंग्स देश को कितने महंगे पड़े हैं। सच्चाई ये है कि गांधी परिवार के मूड स्विंग्स की इस देश ने और हमारे संविधान ने बड़ी महंगी कीमत चुकाई है। ये विश्लेषण ध्यान से सुनिएगा। गांधी परिवार के मूड स्विंग्स की वजह से देश में इमरजेंसी लगी, दर्जनों चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, कई मंत्रियों को उनके पद से रातों रात हटा दिया गया। गांधी परिवार के मूड स्विंग्स का जो सिलसिला है इंदिरा गांधी के जमाने से शुरू हुआ और अब राहुल गांधी के जमाने में भी वैसे ही जारी है। क्या गांधी परिवार के मूड स्विंग्स का इमरजेंसी से बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है, आपातकाल से बड़ा उदाहरण? जरा देखिए इंदिरा गांधी के मूड स्विंग्स। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी और पूरा भारत 21 महीने एक जेल की तरह बन गया। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंदिरा गांधी ने ही सबसे पहले सबसे ज्यादा बार धारा 356 का इस्तेमाल करके अलग अलग राज्यों में सरकारों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया था। इंदिरा गांधी ने करीब 40 बार से भी ज्यादा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि आजादी से लेकर अब तक भारतीय संविधान में सबसे बड़ा बदलाव इंदिरा गांधी ने किया था। नवंबर 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया था, जिसमें 50 से ज्यादा बदलाव हमारे संविधान में किए गए थे। उस दिन किसका मूड खराब था? उस दिन किसके मूड से ये बदलाव किए गए थे? इतने ज्यादा बदलावों को देखकर कहा जाता है कि एक छोटा संविधान ही अलग से इंदिरा गांधी ने बना दिया था। इतने सारे बदलाव कर दिए कि अगर इनको लेकर एक अलग संविधान बनाया जाए तो वो भी आपको दिख जाता।
और इन बदलावों में संविधान में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। संविधान के इन शब्दों पर आज तक विवाद चल रहा है। इंदिरा गांधी के मूड स्विंग्स के कई राजनीतिक किस्से बड़े मशहूर हैं। वर्ष 1969 में इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को हरवा दिया था। वीवी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी के बीच राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार थे। वोटिंग से कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के सांसदों और विधायकों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की अपील की। कांग्रेस के सांसद और विधायक समझ गए कि इंदिरा गांधी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि अपने ही उम्मीदवार को हरा दो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो हार गए। वीवी गिरी मामूली अंतर से चुनाव जीत गए और कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी हार गए। ऐसा बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने नीलम संजीवा रेड्डी को सिर्फ इसलिए हरवा दिया क्योंकि वो उनकी पसंद के उम्मीदवार नहीं थे। अब अगर राजीव गांधी के मूड स्विंग्स की बात करें तो उनका भी एक किस्सा बड़ा मशहूर है। वर्ष 1982 में हैदराबाद के एयरपोर्ट पर राजीव गांधी ने टी अंजैया को सार्वजनिक तौर पर डांटा और बहुत अपमानित किया। उस समय अंजैया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जबकि राजीव गांधी उस समय राजनीति में नए नए आए थे और उस समय उनकी मां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, लेकिन राजीव गांधी राजनीति में टी अंजैया के बहुत जूनियर थे। बताया जाता है कि इस अपमान की वजह से टी अंजैया, जो कि मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के आंध्र प्रदेश के, वो रो पड़े, आंखों से आंसू आ गए उनके, और इस घटना के कुछ समय बाद ही उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। इस अपमान की वजह से आंध्र प्रदेश की आम जनता बहुत नाराज हो गई और अगले ही साल 1983 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहली बार आंध्र प्रदेश में चुनाव हार गई। इस चुनाव में एनटी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम को पहली बार जीत मिली और उन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। लेकिन इंदिरा गांधी ने एनटी रामाराव की जीत को व्यक्तिगत हार के तौर पर ले लिया, यानी एनटी रामाराव की जीत की वजह से इंदिरा गांधी का मूड खराब हो गया। 1984 में एनटीआर अपने इलाज के लिए अमेरिका गए हुए थे और उनके पीछे से इंदिरा गांधी ने एनटीआर की सरकार को बर्खास्त करके तेलुगु देशम के एक बागी नेता एन भास्कर राव को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया। जब एनटीआर अमेरिका से भारत लौटे तब उन्होंने अपने 167 विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया और यह दिखाया कि उनकी सरकार को विधायकों का पूरा समर्थन हासिल है और वो 167 एमएलए लेकर दिल्ली पहुंच गए। उस समय का अखबार आज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। और इस प्रदर्शन के बाद आखिरकार इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और एनटीआर दोबारा से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। विपक्ष ने कई बार सोनिया गांधी पर भी सुपर प्राइम मिनिस्टर होने का आरोप लगाया है। यह उस बात का जवाब है जहां राहुल गांधी ये कहते हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहले क्या होता था, 2004 से 2014 के बीच 10 साल मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन थी और उन्हें सुपर पीएम कहा जाता था। इस दौरान एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया जिसकी अध्यक्ष भी स्वयं सोनिया गांधी थी। यूपीए सरकार की जितनी भी बड़ी नीतियां, घोषणाएं और फैसले होते थे वो सारे फैसले, सारे ऐलान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल करती थी। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर संजय बारू ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस किताब में वो लिखते हैं कि सोनिया गांधी ने पुलक चटर्जी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मुख्य सचिव नियुक्त करवाया और पुलक चटर्जी के जरिए वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर अपनी पकड़ मजबूत रखती थी और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय पर अपने आदमी के जरिए अपनी पकड़ बना ली और उनके जो आदमी थे वो थे पुलक चटर्जी। पुलक चटर्जी प्रधानमंत्री कार्यालय और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बीच एक मुख्य संपर्क सूत्र बन गए और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को शैडो कैबिनेट भी कहा जाता था। इसे सरकार से भी शक्तिशाली माना जाता था। सोनिया गांधी और पुलक चटर्जी की लगातार बैठकें होती थीं और सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री द्वारा मंजूर की जाने वाली महत्वपूर्ण फाइलों पर निर्देश लिया जाता था। संजय बारू लिखते हैं कि मनमोहन सिंह अपने पद पर तो थे, प्रधानमंत्री के पद पर तो थे, लेकिन सत्ता में नहीं थे।
मंत्रियों का विभाग भी सोनिया गांधी ही तय करती थी। और संजय बारू ने आगे लिखा कि तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वॉशिंगटन की यात्रा से लौटने के बाद सोनिया गांधी से तो मुलाकात की, उन्हें सब बताया कि वहां क्या हुआ, लेकिन 3 दिन तक वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नहीं मिले, ना मुलाकात की और ना ही अपने विदेश दौरे की जानकारी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को दी। ये सारी बातें आप संजय बारू की किताब में अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, लिखा है उन्होंने। और ये संजय बारू वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपीए सरकार को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि वो मीडिया एडवाइजर रहे हैं प्रधानमंत्री के। राहुल गांधी आज राजा के मूड की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मूड के बारे में नहीं बता रहे, अपने मूड स्विंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे। इसी महीने कर्नाटक सरकार में सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना को मंत्री पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी से अलग स्टैंड ले लिया था। पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए कितने सारे हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। ज्यादातर लोग बीजेपी में आ गए। क्या यह सच नहीं है कि इन सभी नेताओं ने राहुल गांधी के इन्हीं मूड स्विंग्स की वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला किया? तो आज हमें लगा कि राजा का मूड कैसा होता है, ये बात राहुल गांधी ने कही तो है, लेकिन राजा का मूड पहले कैसा रहता था और राजा का मूड का ये जो कॉन्सेप्ट है किस पर ज्यादा लागू होता है, ये भी थोड़ा कांग्रेस के नेताओं को बताया जाए। अब आपको अंतरिक्ष में लेकर चलते हैं और अंतरिक्ष में भारत के राम और लक्ष्मण से मिलवाते हैं। आज भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर एक बहुत बड़ी खबर आई।